Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक और प्रैक्टिस सेशन। हर बार की तरह यही कहूँगा कि ये प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल केवल तभी होंगे जब मेरे कराने के बाद आप इन्हें अपने हाथों से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखें। सिर्फ देखने भर से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको अपने हाथों से इनकी प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना है। हाँ, इन केस आपके पास बहुत कम टाइम पीरियड बचा है तो लास्ट मोमेंट पे आपको ये बहुत हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि देखा दिखाया कुछ आपको एग्जाम में मिल जाए, और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो इनको ज़रूर एक बार करके देख लें। आपका मसल मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है। मसल मेमोरी होगा तो क्वेश्चन जो हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना हो, पर एग्जाम टाइम में क्योंकि आपके हाथ से निकाला हुआ है तो फिर वो ध्यान आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे होगा, तो वो चीज़ ज़रूर कर लेना, है ना। हर बार मैं कहता हूँ, फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। चले आज का जो प्रैक्टिस सेशन है उसे स्टार्ट किया जाए। पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द पाउडर डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इज रिकॉर्डेड बाय यूजिंग CU के अल्फा एक्सरे ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ दी हुई है हमें, वेवलेंथ कितनी दी हुई है, लैम्डा। लैम्डा की जो वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू गिवन है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये लैम्डा की वैल्यू गिवन है। और जो मिलर इंडाइसेस दिए हैं वो 002 दिए हैं, और डायफ्रैक्शन एंगल थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री दी है। लेटिस पैरामीटर निकालना है तो सबसे पहले ब्रैग्स रिफ्लेक्शन फॉर्मूला हम लगाएं, तो 2D साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहाँ से 2D और साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। n फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1.54, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1.54। ये d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला लगाना है, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला BCC के लिए, और ये जब क्रिस्टल प्लेन है हमारे पास 001 वाला या 002 वाला, तो ये हो जाएगा h² प्लस k² प्लस l²। तो यहाँ पर वैल्यूज़ हमें सब्सटीट्यूट कर देनी है a, और ये कितना हो जाएगा h की जगह 0 प्लस 0, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 2 जा 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको 4 कर लो यहाँ पर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1.54 इंटू 2 हो जाएगा, √4 होगा तो उसका 2 हो जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.08 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3.08 आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसीडर द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूब के लिए जो होता है वो होता है 52%, बॉडी सेंटर्ड के लिए होता है 68%, FCC के लिए होता है 74, डायमंड के लिए होता है 34, और हेक्सागोनल के लिए होता है 74। तो R और T यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैक, इन दोनों का जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो सेम होता है। तो हमें ये पूछा है कि किन दो का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन सेम है। तो जो PQR, R और T इन दोनों का सेम है, तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लीड हैज़ एटॉमिक वेट। लीड का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 207.1 AMU एटॉमिक मास यूनिट में। डेंसिटी उसकी गिवन है। एनर्जी वैकेंसी, इफ द एनर्जी ऑफ वैकेंसी फॉर्मेशन, एनर्जी ऑफ वैकेंसी फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकालनी है पर सेंटीमीटर क्यूब में। सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ρNA/m। तो रो यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 11.35। Na का मतलब अवोगाद्रो नंबर, वो कितना होता है 0.22 इंटू 10⁻23। ठीक। m मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 207, तो 207.1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5.30 इंटू 10⁻22। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए। उसके बाद हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो फॉर्मूला है वो होता है n और एक्सपोनेंशियल माइनस EV मतलब जो हमें एनर्जी की वैल्यू गिवन है वो वाली, और उस अपॉन KT यहाँ पर हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये वैल्यूज जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 5.30। एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, है ना, ये कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लेना एक बार। हो सकता है ये 5 नहीं 3 आएगा यहाँ पर, ये 3 कर लेना इसको, ये 3 आएगा यहाँ पर। फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 3 और एक्सपोनेंशियल माइनस EV की वैल्यू कितनी है 0.55, तो ये आपने रख दिया यहाँ पर 0.55। के की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टेम्परेचर जो है वो कितना है 500 केल्विन। इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऊपर भी किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ 1.69 इंटू 10⁻⁻19।
इसको ओवरऑल जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.34 इंटू 10 पावर 16, जो कि नियर अबाउट पहुंचेगा किसके 9.5 के। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा डी। इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है कि ये दो फार्मूला आपको याद होने चाहिए, एक तो ये नंबर ऑफ एटम्स का और एक ये जो वैकेंसीज आप निकालोगे इसका फॉर्मूला, है ना। कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउ होगा तब तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रह जाएंगे, ये फिर भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नंबर ऑफ एटम्स तक, है ना। ये इसमें तो ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन चाहिए, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर चाहिएगा। अगर आपके पास एग्जाम में अलाउड है तो फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि PYQ ही मैं कराता हूँ आपको। और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है देन फिर ये क्वेश्चन यहाँ तक रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एज द आइसोट्रॉपिक मास ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीज फॉर सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो आइसोट्रॉपिक मास डिक्रीज करता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए जब हम बात कर रहे हैं, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? आइसोटॉपिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोलता है आइसोटॉपिक इफेक्ट। और इसमें क्या होता है कि इसका रिलेशन बनता है m12TC और इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि मास और जो टेम्परेचर है उसके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। दैट मीन्स कि यदि मास इंक्रीज होगा, है ना, मास इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और अगर मास डिक्रीज कर रहा है, मास डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर क्या करेगा? स्लाइटली इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एनर्जी ऑफ फेरोमैग्नेट एज फंक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो हमें नंबर ऑफ मिनिमा निकालना है। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स लगेगी, इसमें कोई फिजिक्स नहीं लग रही है। तो सबसे पहले तो इसका dF/dm निकाल दो। तो dF/dm निकालोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 4t-T0m प्लस 4m³ ऐसा बनेगा, और इसको किसके इक्वल करना है? 0 के। अब इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा? इसमें से कॉमन आ गया 4m, ब्रैकेट में रह जाएगा t-T0 और प्लस ये बनेगा 4m² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसके दो सॉल्यूशन बन रहे हैं। एक तो बन रहा है m इक्वल्स टू 0, एक सॉल्यूशन है, और दूसरी कंडीशन ये बनेगी t-TC। t-TC है, T0 नहीं है, t-TC और प्लस 4m² इक्वल्स टू 0। अब पहले इसको मैं चेक कर रहा हूँ इस वाले को। तो हमें गिवन है कि t ग्रेटर देन TC है, तो सिंस t ग्रेटर देन TC तो t-TC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मेरे पास बन रहा है 4m² इक्वल्स टू -t-TC। ये बन रहा है t-TC। तो t-TC अगर ग्रेटर देन 0 है तो -t-TC लेस देन 0 होगा, है ना। अगर t-TC ग्रेटर देन 0 है तो अगर इसके आगे माइनस लगा दूँ तो t-TC लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा इसका मतलब ये नेगेटिव सॉल्यूशन देगा। तो m² यहाँ से m² लेस देन हो जाएगा -t-TC, जो कि इससे हमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, तो नो रियल सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ओनली रियल सॉल्यूशन इज m इक्वल्स टू 0। तो इसका रियल सॉल्यूशन जो रहा वो क्या रहा? m इक्वल्स टू 0 रहा। तो अब मेरे को क्या करना है? अब मैं चेक करूंगा d2f/dm2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? d2f/dm2 निकालूंगा। एक मिनट, d2f/dm2। तो d2f/dm2 जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा 4t-TC और प्लस ये बन जाएगा 12m², और इसको इक्वल करना है किसके? 0 के। अब यहाँ पर m की वैल्यू डालो, m की वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगा d2f/dm2 इक्वल्स टू 4t-TC। m की वैल्यू आपने 0 डाल दी। अब यहाँ से हमें पता है कि t-TC ग्रेटर देन 0 है, तो d2f/dm2 ये क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये किसकी कंडीशन हो गई? मिनिमा। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन इट इज स्टैंड्स फॉर मिनिमा। और ये कब आ रहा है? जब m इक्वल्स टू 0, और इसका एक ही सॉल्यूशन है। तो नंबर ऑफ मिनिमा कितना आएगा? इसमें एक ही आएगा, यानी कि बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर अ 3-dimensional crystal having n primitive unit cells with a basis of p atoms, the number of optical branches। देखो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस वो हम कितने लिखते हैं? वो लिखते हैं dp। d का मतलब होता है डायमेंशन, d का मतलब होता है डायमेंशन। ठीक है, d का मतलब क्या होता है? डायमेंशन होता है।
ऑप्टिकल ब्रांच जो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है डी के। ऑप्टिकल ब्रांचेज वो बराबर होती है डी के। और अकाउस्टिक ब्रांचेज, अकाउस्टिक, हमें ऑप्टिकल ब्रांच पूछा है ना, तो मैंने उल्टा लिख दिया एक बार। अकाउस्टिक ब्रांचेज जो होती हैं, अकाउस्टिक, 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 हाँ, अकाउस्टिक ब्रांचेज जो होती हैं, अकाउस्टिक ब्रांचेज वो बराबर होती हैं डी पी -1 के। ठीक है, अकाउस्टिक ब्रांचेज जो हैं, ऑप्टिकल ब्रांचेज, मैं फिर उल्टा लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको ऑप्टिकल लिख देता हूँ ऐसे। और अकाउस्टिक ब्रांचेज जो होती हैं वो किसके बराबर होती है, डी के बराबर होती है। तो यहाँ पर 3 डायमेंशन पूछा गया है, तो डायमेंशन कितनी है यहाँ पर, 3 है। ये डायमेंशन कितनी है, 3 है। और पी एटम्स है, तो नंबर ऑफ पी जो होते हैं, ये पी, ये क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स होता है, ये होता है नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हो गई 3p। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ये कितनी हो गई, 3p। और अकाउस्टिक ब्रांचेस जो हो गई, अकाउस्टिक, तो अकाउस्टिक ब्रांचेस जो हैं वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 3। ये हो गई अकाउस्टिक ब्रांचेस। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल कितनी हो जाएंगी, ऑप्टिकल ब्रांचेस ये कितनी हो जाएंगी, यहाँ डी की वैल्यू 3 रख दो, तो ये हो जाएगी 3p - 3। तो यहाँ आंसर आ गया हमारे पास सी। अगर यहाँ पर 2 डायमेंशन होता तो